हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक अग्निहोत्री और एडुटेनमेंट अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पार्ट 6 है टॉप 500 स्टैटिक जीके क्वेश्चन सीरीज़ का। सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ दी नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार आफ्टर द सन। मतलब हमारे जो सूर्य है उसके बाद जो सबसे नज़दीकी तारा पड़ता है धरती से, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड्रोमेडा, अल्फा सेंचुरी, ग्लीस 710। इसका राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमारे अर्थ से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। 4.2 लाइट ईयर्स का मतलब है कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तब हमको वहाँ पहुँचने में 4.2 ईयर्स लगेंगे। इसी तरीके से जो ऑप्शन में एंड्रोमेडा दे रखा था वो कोई स्टार या सन नहीं है, वो है हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी। जिस तरह हमारी आकाश गंगा जो है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, उसी तरीके से जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारे मिल्की वे से, उसका नाम है एंड्रोमेडा, जो कि हमारे मिल्की वे की तरफ 110 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ी चली आ रही है। लेकिन फिक्र इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये टकराव होने में करीब मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, मतलब कभी कुछ लाखों साल लग सकते हैं। इसी तरीके से जो अल्फा सेंचुरी है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद सेकंड नियरेस्ट स्टार है सन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज आर इम्प्लीमेंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किस भारत के अनुच्छेद के तहत हम फंडामेंटल ड्यूटीज का इम्प्लीमेंटेशन संविधान में करते हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 214, आर्टिकल 61 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 51A, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद लाया गया था 1976 में। उस समय पर इमरजेंसी भी चल रही थी जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत यूनियन या हम कह सकते हैं रसिया से हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया था। आर्टिकल 61 जो है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग से रिलेटेड है। महाभियोग मतलब होता है कि कैसे हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। आर्टिकल 214 जो होता है वो कहती है कि स्टेट में हाई कोर्ट का गठन कैसे किया जाए। इस समय हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, और जो सबसे नया हाई कोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश का आंध्रा हाई कोर्ट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम मतलब रासायनिक नेम क्या है। फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसका राइट आंसर होगा टोकोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नेम है। विटामिन ई की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और विटामिन ई की कमी से ही हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होने लग जाती है। क्लॉटिंग मतलब खून जमने लग जाता है। और विटामिन ई ही हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि डैमेज जो सेल होती है, जो हमारे जो बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको भी ये सही रखने में काम करता है। उसी तरीके से जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो विटामिन सी का केमिकल नेम है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, हमारे मसूड़ों से खून आने लग जाता है। उस तरीके से जो कैल्सीफेरॉल है विटामिन D2 का केमिकल नेम है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। उस तरीके से फॉलिक एसिड विटामिन B11 का केमिकल नेम है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वी कॉल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। मतलब हम नेपाल की संसद को क्या बोलते हैं। राष्ट्रीय संसद, राष्ट्रीय पंचायत, नेशनल पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। इसका राइट आंसर होगा फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल बाई कैमेरियल फेडरल है, मतलब कि यहाँ पे भी 2 हाउसेस होंगे। जिस तरह यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है उसी तरीके से नेपाल की पार्लियामेंट में भी होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2018 में हुआ था। इसके पहले राष्ट्रीय पंचायत वहाँ पे काम करती थी, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है। जो वहाँ पे जो 2 हाउसेस हैं नेपाल में, उसमें से जो अपर हाउस है उसको हम नेशनल असेंबली बोलते हैं, जिस तरह यहाँ पे राज्यसभा है। उस तरह लोअर हाउस को हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिस तरह यहाँ पे लोकसभा है। ये है नेपाल के पार्लियामेंट का इमेज। ये बाहर से कैसा लगता है वो है, और ये अंदर से इस तरह कुछ देखने में लगता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का
हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है वियना, जेनेवा, हेग, पेरिस। इसका राइट आंसर होगा वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी प्रमोट करता है कि पीसफुल हम किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये रोकता है किसी भी प्रकार का यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री के द्वारा, और साथ ही साथ ये भी रोकता है कि कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में ना करे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का गठन हुआ था 29 जुलाई 1957 में, और ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये किसी के अंडर में काम नहीं करती है। जिस तरह से एक ये स्वतः बॉडी है, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर में काम नहीं करती है। उस तरीके से जो हेग दे रखा था ऑप्शन में, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि नीदरलैंड में लोकेटेड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूज़ में इसलिए रहता है कि हमारे जो भारत के जो कुलभूषण जाधव जी हैं, जो पाकिस्तान में कैद हैं, उनके लिए केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही लड़ा जा रहा है। और उनके वकील कौन हैं, इसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का लोगो। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज गढ़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? गढ़ी माता वन्य जीव प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में गढ़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गढ़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टर्टल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स का सबसे बड़ा नेस्टिंग साइट है। नेस्टिंग साइट मतलब होता है यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स अंडे देने आते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। ये है ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G5, मतलब इनमें से ग्रुप ऑफ 5 का मेंबर कौन सा नहीं है? रसिया, चाइना, मैक्सिको, इंडिया या ब्राज़ील? इसका राइट आंसर होगा रसिया। इनमें से रसिया G5 का मेंबर नहीं है। जो अन्य मेंबर हैं, जो अगले जो मेंबर पढ़ते हैं, उनका नाम है ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। जो ग्रुप ऑफ 5 है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में डायलॉग को इस्टेब्लिश करने का एक मीडियम है। ये G5 जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक मैप है। यहाँ पे ये है मैक्सिको, ये है ब्राज़ील, ये है साउथ अफ्रीका, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है चाइना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन है लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लुइस 16। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हुआ था 1789 से लेकर के 1799 के बीच में। और सबसे जो मेन बात है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इवॉल्व हुआ था। लिबर्टी मतलब होता है कि हमको कहीं भी घूमने की आज़ादी, या हम कुछ भी जो बोल सकते हैं उसकी आज़ादी लिबर्टी के अंदर आती है। इक्वालिटी मतलब बराबरी और फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है वो हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। इसी के साथ साथ रिपब्लिकन सिस्टम मतलब गणतंत्र वाला जो सिस्टम होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। तो ये वाले 2 पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, आसाम या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा केरला। केरला भारत का सबसे बड़ा रबर निर्माता है। और जो नंबर 2 में आता है वो है तमिलनाडु। रबर का जो निर्माण होता है वो होता है फिकस इलास्टिका नाम के पेड़ से, जिसको हम इंडोर रबर ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ रबर हमारा बरगद के पेड़ से भी निकाला जाता है, और साथ ही साथ कई सारे पेड़ हैं जिनसे हम रबर का निर्माण करते हैं। जो ऑप्शन में आसाम दे रखा था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का, मतलब बांस का सबसे बड़ा ये प्रोड्यूसर है भारत में। और इसी तरीके से महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कपास मतलब कॉटन का। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड बामा बोधिनी पत्रिका, मतलब बामा बोधिनी पत्रिका किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंगा। इसका राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन।
केशव चंद्र सेन आपके ब्रह्मो समाज के भी लीडर थे। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। तो आपको यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज से रिलेटेड है, आपको ये भी याद रखना है। उस तरीके से आत्माराम पांडुरंगा जो थे वो प्रार्थना समाज के फाउंडर थे। प्रार्थना समाज आपका महिलाओं के लिए काफ़ी काम करता था और उनकी एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करता था। और विडो री मैरिज मतलब कि जो विधवा का दोबारा शादी के लिए भी प्रार्थना समाज काफ़ी कार्य करता था। उस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक जर्नल लिखा था। जो बैक टू वेदास का जो कॉन्सेप्ट था वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।